नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नए ब्लॉग्स वीडियो में। गाइस, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे मैं अभी नवीन सर के साथ बैठा हुआ हूँ। प्लेटफॉर्म के नवीन सर के साथ हूँ और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 27 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन चला था, तो उसके ऊपर बहुत सारा चर्चा हो गया था रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेके। तो आज कुछ नया करते हैं, तो पहले उसके बारे में सर थोड़ा आप बता दें। एक्चुअली मैं जैसा इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा चर्चा रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेकर के जो अपना 27 सितंबर को ट्विटर कैंपेन चला था उस पर बहुत चर्चा हो गई। रियल में बहुत चर्चा हुई, कई सारे वीडियोज़ भी इस पर बने और निश्चित रूप से इस पर वीडियो बनाना स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करने के समान है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट का भी हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कि वो जो कैंपेन हुआ इसका प्रभाव कहाँ तक पहुँचा, ये तो कुछ दिन के बाद पता चलेगी। अगर नहीं इसका प्रभाव दिखेगा तो मे बी कि दुर्गा पूजा के बाद कुछ न कुछ सारे टीचर्स के बीच भी चर्चा चल रही है, स्टूडेंट भी मूड बना रहे हैं। उस समय जो सहमति आपस में बन पड़ेगी उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन इससे पहले हम चाह रहे थे कि इसमें हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ और भी मुद्दे थे, जिसमें कि एक मुख्य मुद्दा निजीकरण का निजीकरण पे रहा है और आने वाले दिनों में गंभीरतापूर्वक इसमें हम सभी को सोचना पड़ेगा, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप टीचर हो, क्योंकि दोनों का म्यूचुअल रिलेशन है। अगर निजी क्षेत्र को जिस तरीके से मोदी सरकार बढ़ावा दे रही है तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी PSUs हैं उसमें मैक्सिमम अच्छी कंपनी को निजी क्षेत्र को देने की बातें चल रही है। लेकिन अगर मैक्सिमम निजीकरण हुआ तो इसका व्यापक प्रभाव सबसे पहले तो जॉब पे पड़ेगा कि वैकेंसी में लगातार कमी आएगी और ऐसे ही जॉब का पहले से स्कार्सिटी चल रहा है और ज़्यादा परेशानी होना है। एक और इधर आप देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले एक आप न्यूज में आया कि 94 स्कूल 94 स्कूल जो कि रेलवे का अपना स्कूल था, रेलवे का खोला हुआ, और उसमें रेलवे के बच्चे पढ़ते थे और कुछ प्राइवेट बच्चे भी सिविलियन पढ़ते थे, जो रेलवे के बाहर के बच्चे हैं, जो कि रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे नहीं हैं, दोनों पढ़ते थे उसमें। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि 94 स्कूल को बंद करने की बातें ये कह करके की गई कि इसमें रेलवे के बच्चे कम पढ़ते हैं, बाहर के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो सवाल है कि आप नया कुछ करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं और जो पहले से चला आ रहा है उसको और बंद करने की बात कर रहे हैं। तो आगे आप किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये एक प्रमुख मुद्दा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार स्टेशन को बेचने की बात चल रही है। इसके बाद रेलवे का जितना भी लैंड है उसको दूसरे रूप में यूज करने की बातें चल रही है, प्राइवेट सेक्टर को दे करके। इसके बाद ट्रेन की ही बातें अगर की जाए तो कुछ दिनों के बाद आप अभी चालू हो गया है अदानी ट्रेन, अंबानी ट्रेन, सारे टाटा का ट्रेन स्पेशल, ये सारा कुछ आपका चलने लगेगा कुछ दिनों के बाद। इसका व्यापक प्रभाव पड़ना है और सिर्फ रेलवे की ही बात नहीं है। आप BPCL देखें, एयर इंडिया देख रहे हैं कि टाटा ग्रुप खरीद ली है। इस तरीके से LIC का फिर जा कर के आपका निजीकरण की बातें चल रही है। तो इसका व्यापक इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा युवाओं पर पड़ना है और उसमें भी खास करके वैसे युवा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो टेक्निकल विंग से हों, यानी कि बीटेक के डिप्लोमा किए हुए ITI पास बच्चे हों या नॉन टेक की तैयारी करने वाले बच्चे हों, सब इससे प्रभावित होगा। इसलिए समझिए कि एक बेसिक इस तरीके से माहौल तैयार हो रहा है कि आगे आने वाला दिन में इसका बड़े स्तर पर विरोध होना चाहिए और माहौल बन भी रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है जो फॉर्म भरे हैं बच्चे, उनका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? उसी के लिए तो हम लोग अभी आंदोलन लगातार कर रहे हैं, उसी के लिए कैंपेन भी चला है। लेकिन एक उम्मीद ऐसा लगाया जा रहा है कि दिसंबर अथवा दिसंबर के बाद उसका एग्ज़ाम हो सकता है और NTPC CBT 2 का 15 अक्टूबर तक रिजल्ट देने की बातें बोर्ड के मेंबर के द्वारा स्पेशली बताई गई है कि कभी भी सारे बोर्ड में लगभग रिजल्ट बन के तैयार है। जैसे ही ऑर्डर आएगा रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ऊपर से दिल्ली से, तो उसको रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी और इंटरनल सारी व्यवस्थाएं चल रही है।
लेकिन चूँकि ये सब इंटरनल बातें हैं, हवाई वाली बातें हैं, ऐसी चर्चा लगातार चलती रहती है, तो जब तक आ नहीं जाता है कहना मुश्किल है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट को मेरा ये सलाह ज़रूर होगा कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जो अपने हाथों में नहीं होती है। अपने हाथों में हमारे लाख चाहने या आपके चाहने से बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होता है, जब तक कि जो संबंधित एजेंसियां हैं या गवर्नमेंट क्या आगे का सोच रखती है उनके द्वारा ये अमल में नहीं लाया जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट से मेरा सजेशन ये होगा कि चूँकि 1,03,000 के लगभग ग्रुप डी का और 35,000 प्लस वैकेंसी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल मिला करके है, तो आगे आने वाला दिन कोई नहीं देखा है कि जिस तरीके से वैकेंसी का पोजीशन अभी बहुत अच्छा नहीं है, 3 साल 4 साल पर रेलवे की वैकेंसी आती है, तो अगली वैकेंसी कब तक आएगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, कोशिश यही रखना है कि इस वैकेंसी में ही हम अपना एक सीट पक्का करें, और उसके लिए अधिक से अधिक मेहनत हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए। उसके लिए स्टूडेंट से मेरा सजेशन ये होगा कि पढ़ा हुआ सारा कुछ आपका है ही, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते चले जाएं, और जो पहले से पढ़ा हुआ है उसका अच्छे से रिवीजन करते चले जाएं। जो एक सेफ स्कोर होता है वहाँ तक आप पहुँचने का प्रयास करें। चूँकि इसी बीच में आपका दुर्गा पूजा और दीपावली का लंबा छुट्टी भी होना है, तो उस छुट्टी का मैक्सिमम सदुपयोग आप करें और तैयारी में लगे रहें। तो सर आगे स्टूडेंट का क्या रणनीति हो सकती है? रणनीति पर ही तो हम चर्चा किए कि रणनीति आपका क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन तक। आप ये कह सकते हैं कि कुछ एक क्वेश्चंस इसमें बच्चों का लगातार हमारे पास आता है कि ऑनलाइन टेस्ट, चूँकि CBT 2 मोड, हाँ CBT मोड में ये इसका एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, तो अचानक उनको थोड़ा सा परेशानी होती है। इसलिए सिस्टम पर एक बार 10 टेस्ट ही आप दें, लेकिन जहाँ पर भी आपको उस तरह की व्यवस्थाएँ मिलती है, तो सिस्टम पर आप टेस्ट दे करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो 1 से 3 मार्क्स तक का आपको फ़र्क पड़ जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए ऑफलाइन मोड में भी प्रैक्टिस आप करते रहें, और जब एग्जामिनेशन का डेट एक बार आ जाए तो कम से कम 10 टेस्ट भी आप कंप्यूटर पर जा कर के, जहाँ इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करें। इसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। ओके सर, तो मैं जानना चाहूँगा दूसरे कोचिंग और प्लेटफॉर्म में सर क्या अंतर है? देखिए, पढ़ाई तो कमोबेश हर जगह होती है और अच्छी पढ़ाई होती है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। सारे अच्छे अच्छे टीचर अपना मैक्सिमम बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपके कि दूसरे कोचिंग और प्लेटफॉर्म में क्या अंतर है, तो हमारा इसमें आपको मान करके चलना है 20 साल का अपना एक तजुर्बा है, अपना अनुभव है। और अनुभव अपना यही है कि हम जो स्टूडेंट को बहुत छोटे छोटे चीज़ों पर ज़्यादा केंद्रित कराते हैं। पढ़ाई तो फाउंडेशन लेवल का हर जगह होता है, हम भी कराते हैं। फाउंडेशन में भी अंतर ये होता है कि हमारे यहाँ ये लिमिट नहीं होता है कि इतना क्लास में इतना सब्जेक्ट आपको समाप्त कर देना है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जिसमें बच्चों को ही मैक्सिमम संतुष्टि हो पाए। मान लीजिए कि हिस्ट्री ही पढ़ना है, तो हिस्ट्री लगभग 2.5 से 3 महीना हम लोग पढ़ाते हैं, और कई जगह पे हम देखते हैं कि 25 क्लास, 30 क्लास, 40 क्लास फिक्स कर दिया जाता है कि इतने क्लास में आपका हिस्ट्री समाप्त होना है। तो चूँकि क्या होता है कि हर क्लासेस में 80% बच्चे एवरेज से बिलो होते हैं और 20% एवरेज से ऊपर होते हैं, और 20% वैसे बच्चे होते हैं कि अगर मिनिमम भी मेहनत करेंगे तो वो बच्चे तो ऐसे ही निकलेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य ये होता है कि वो 80% बच्चे हमारा टारगेट होते हैं कि उसको कैसे हम मुख्य धारा में लेकर के आएँ कि वो बच्चे भी उस लायक बन पाए जिससे उसका रिजल्ट हो पाए। तो ये हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा ये होता है कि इसी के लिए हमको कमज़ोर बच्चे को धीरे धीरे अलग करना होता है। उसके लिए सैटरडे संडे को स्पेशल गाइडेंस भी दिया जाता है, अलग से सवाल पूछना है या कुछ भी, उसके लिए अलग से हम लोग टाइमिंग निर्धारित करते हैं, और वैसे बच्चे को पहचानने का प्रयास करते हैं कि जिनका एवरेज से कम स्कोर जाता है। इसके बाद क्या होता है कि छोटा छोटा टेस्ट हम मैक्सिमम कराते हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुआ है। मैथ का अगर बच्चों में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैथ का रेगुलर टेस्ट हम देते हैं, डेली प्रैक्टिस वाला 20 या 25 क्वेश्चन का आपका डेली टेस्ट होगा, तुरंत उसका हम सॉल्यूशन कराते हैं, और सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव होता है। इसी तरीके से रीजनिंग का, इसी तरीके से साइंस का, इसी तरीके से स्टैटिक आर्ट्स करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अलग होता है। उसके बाद वीकली आपका फुल सिलेबस का टेस्ट अलग होता है। तो दोनों का अपना एक अलग प्रभाव क्षेत्र है, और 100% बच्चों को इससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अलग कराते हैं, क्लासेस में भी आपका टॉपिक वाइज टेस्ट अलग होता है, और यही छोटा छोटा चीज़ निश्चित रूप से हमको भीड़ से अलग करता है, यही छोटा छोटा चीज़। तो हमारा प्रयास ये होता है कि बच्चों को चिन्हित करके कि वीक सेक्शन उसका क्या है, उस पर हम अधिक से अधिक काम करने का प्रयास करते हैं, जो रिजल्ट में सहायक होता है।
सो गाइज जितना आप लोगों का मैं मदद कर सकता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। और सर तो देते ही हैं, सर का यूट्यूब चैनल भी है, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं है तो मैं मेंशन कर दूँगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारा चीज़ मेंशन कर दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। और प्लेटफॉर्म का भी एक यूट्यूब चैनल है, वो भी मैं मेंशन कर दूँगा। तो सर मैं जानना चाहूँगा आप अपने स्टूडेंट के लिए दो शब्द कुछ बोलेंगे? स्टूडेंट के लिए हम यही बोलना चाहते हैं कि सफलता कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे अभी आते हैं और अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, पहले से उनका बेस बहुत अच्छा नहीं होता है और जैसे वैकेंसी निकलती है तो बच्चे फॉर्म भरते हैं, सर हमारा 2 महीने के बाद SSC GD का एग्ज़ाम है, MTS का एग्ज़ाम है, दूसरा एग्ज़ाम है। तो हम ये कहना चाहते हैं बच्चों को, जब भी आप इस तरह का तैयारी करें तो पहले बेसिक लेवल से आप बेहतर करें, बेस आप अपना अच्छा करें सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि एक बार बेस अच्छा हो जाएगा उसके बाद टारगेट बैच आप करते हैं या फिर उस तरीके का शॉर्ट टर्म का कोई बैच आप लेते हैं तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आग लगेगा तो आप कुआं खोदना स्टार्ट करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, इसलिए इस चीज़ से बचना है। पहले आप जैसे मैथ ही पढ़ते हैं तो एडवांस अर्थमेटिक है, DI है, पहले एक बार बेसिक लेवल से जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर पढ़िए, या खुद से संभव है तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से रिजल्ट नहीं होता है, 100% सेल्फ स्टडी से रिजल्ट होता है, उससे बढ़ के कोई स्टडी ही नहीं है। क्योंकि कोचिंग ट्यूशन एक मार्गदर्शक है, कोचिंग अच्छा मिल गया सफलता आपके लिए आसान हो जाती है, ये अलग बात है। लेकिन अगर ये चाहें तो आप घर पर भी ये चीज़ आप कर सकते हैं, बशर्ते कि एक सिलसिलेवार ढंग से आप सारा कुछ कर पाएँ। तो निश्चित रूप से जैसे हिस्ट्री आप खुद से कर सकते हैं, पॉलिटी भी हो जाता है, ज्योग्राफी में परेशानी होती है, इकोनॉमी में परेशानी होती है, साइंस सेक्शन में परेशानी होती है, मैथ में, रीजनिंग में, तो जो चीज़ आप खुद से साल भर लगाते हैं हो सकता है कि ट्यूटर के माध्यम से वो 6 महीने 4 महीने में ही आपका पूरा हो जाए, अंतर यही होता है। लेकिन अगर आप अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलती है। इसलिए पहले तो जिस भी चीज़ का हम तैयारी करेंगे उसका एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है, उसमें क्वेश्चन के लेवल को पहचानना है, फिर अपना एक रणनीति तय करना है कि 6 महीने साल भर हमको कितना समय उसमें देना है और उस टाइम में हम किस तरीके से बेसिक लेवल से पहले एक बार पूरा कंसेप्ट गेन करेंगे, उसके बाद कैसे हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा सर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सर कितना स्टूडेंट को फ़ायदा आता है? एक्चुअली में क्या होता है कि आप क्वेश्चन बैंक का जब आप स्टडी करेंगे तो मोर देन 80% क्वेश्चन का टाइप हमेशा रिपीट करता है, टाइप रिपीट करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्वेश्चन ही हमेशा रिपीट करता है, 80% क्वेश्चन का टाइप रिपीट करता है। तो एक बार क्वेश्चन का आप अच्छे से गहराई से स्टडी कर लेते हैं कि अगर SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो SSC में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, रेलवे दे रहे हैं तो रेलवे में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार दरोगा दे रहे हैं तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, UP का स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम है तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उससे बहुत आसानी आपको मिल जाती है कि आपको एक दायरा समझ में आता है कि हम इस चीज़ का तैयारी करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन हमको अधिक से अधिक ध्यान देना पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज क्या इंपॉर्टेंस है इसका भी आपको स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है और आप समझ पाते हैं क्वेश्चन बैंक की मदद से कि मैथ से इतना क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग से इतना क्वेश्चन रहता है, दूसरे पेपर से इतना क्वेश्चन रहता है, तो उस हिसाब से अपना टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन आप अलग अलग कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से इससे बेहद फ़ायदा पहुँचता ही है स्टूडेंट को। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो पटना में है, जो पटना से बाहर है। अगर कोई सर पढ़ना चाहता हो जो पटना में है वो तो यहाँ आके ऑफलाइन क्लास करते ही होंगे, और जो पटना से बाहर है सर वो ऑनलाइन क्लास करना चाहते होंगे, वो कैसे कर सकते हैं और इंक्वायरी नंबर? एक्चुअली में आप ये बात आप समझ लें कि कोविड बहुत कुछ सिखा दिया है, टीचर्स को भी, बच्चों को भी एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर भी कायम किया, एक तरीके से अच्छा भी हुआ है कि आप देखेंगे कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ने का बच्चों को बहुत ज़्यादा मौका मिला और जिनको इंटरेस्ट नहीं भी था, इंटरेस्ट एक पैदा हुआ। जो टीचर नहीं भी पढ़ाते थे आपको यूट्यूब वगैरह पर या अपने ऐप पर, सारे इसमें आ गए, और नहीं जो आए हैं तो निश्चित रूप से समय से वो पीछे चले गए हैं। तो खास करके उन बच्चों को, हालांकि ऑफलाइन का विकल्प 100% ऑनलाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सामने बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा तो अंतर होता ही है कि ऑनलाइन मोड में आप जब पढ़ाई करते हैं। दूसरा कि कंटिन्यूटी भी 100% मेंटेन ऑनलाइन मोड में नहीं हो पाता, कंसंट्रेशन में भी बच्चों का प्रॉब्लम होता है। लगातार आप 4 से 5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस करने में बच्चों को दिक्कत होती है। डेटा वगैरह का भी अपने बिहार में खास करके बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है कि इतना डेटा खर्च आपका होता है, तो ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन ये उन
बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिला है कि जो कि आर्थिक रूप से परेशान चल रहे थे और अपने होम डिस्ट्रिक्ट या पटना या जो बाहर के अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनके पास जा के नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि पटना में ही कोई बच्चे रहेंगे तो 5,000 रुपया महीना से कम खर्च नहीं होता है। लेकिन अब सारे मिनिमम, जबकि अब सारे बच्चे आपका ऐप पर आ गए हैं, ऑनलाइन मोड में आ गए हैं, तो वो बच्चे चाहें तो घर पर ही, थोड़ा परेशानी उनको हो सकती है मे भी डेटा वगैरह का, लेकिन घर पर ही मिनिमम कॉस्ट में उन सारे अच्छे टीचर का लाभ ले सकते हैं वो घर पर बैठे बैठे। तो अपना द प्लेटफॉर्म ऐप करके प्लेटफॉर्म का भी स्पेशल ऐप है यहाँ, हाँ, प्ले स्टोर पर द प्लेटफॉर्म ऐप बच्चे डाउनलोड करके वहाँ रजिस्टर्ड हो करके, यहाँ पर भी फाउंडेशन क्लासेस चलती है, टेस्ट सीरीज चलती है और भी टारगेट बैच वगैरह चलते रहती है। तो वहाँ से पता करके अधिक से अधिक स्टूडेंट घर में बैठे ही प्लेटफॉर्म का अच्छे फैकल्टी का लाभ घर बैठे ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टूडेंट यहाँ एकदम मिनिमम कॉस्ट में, और जो यहाँ आना चाहते हैं वो तो यहाँ आकर के पढ़ेंगे ही पढ़ते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस यही है हमारा, कोचिंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मुसल्लपुर हाट पटना में, वहाँ पर स्थित है। शाहगंज एक मोहल्ला है। तो कहीं पर भी आप पटना आएंगे, मुसल्लपुर हाट के पास पहुँच जाएंगे, किसी से प्लेटफॉर्म के बारे में पूछेंगे तो पता चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप 2 शब्द स्टूडेंट के लिए बोलें जो पढ़ने आते हैं और थोड़ा फ्रेंड सर्किल में इधर उधर भाग जाते हैं, उसके लिए 2 शब्द आप सर बोल दें। ये बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि अच्छा या ख़राब अब आपके गार्जियन ना समझाएंगे ना दूसरे कोई समझाएंगे। अगर अब 18 साल से ऊपर आपका एज हो गया है या धीरे धीरे अगर आप जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं या +2 पास कर चुके होते हैं, तो इतना मैच्योरिटी आप में आनी चाहिए कि सही या गलत का आप जज कर पाएँ। क्योंकि आप कुछ गलत करते हैं तो आप दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। हम तो यहाँ पर देखते हैं कि अगल बगल लॉज ही है और सारे बच्चे यहाँ रहते हैं, किसी भी बैच से 40-50% बच्चों का रिजल्ट होता है, 50% बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है। तो होने के पीछे भी बहुत सारा कारण है, नहीं होने के पीछे भी बहुत सारा कारण है। और जितने भी जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, मैं खास करके रेलवे वगैरह की बात करें तो मैक्सिमम वैसे बच्चे तैयारी करते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, जिनके माँ बाप कितना कष्ट से बच्चों को बाहर रख करके तैयारी कराना चाहते हैं या घर पर ही रख करके रेगुलर तैयारी करने के लिए समय उनको दे पाते हैं, बहुत कष्ट दे पाते हैं। तो और कोई भी गार्जियन ऐसा नहीं चाहते हैं कि अगर हम जीवन में सक्सेस नहीं हुए तो हमारे बाल बच्चा भी सक्सेस ना हो। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अपना त्याग करते हैं। तो बच्चों का भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने गार्जियन को, माँ बाप का हमेशा ध्यान रखें और उनके इस ख्यालात को आगे बढ़ाने का प्रयास करें कि उनका सोच हमारे प्रति क्या है। तो उचित रिटर्निंग बच्चों को अभी देना 100% उनका कर्तव्य बनता है। और अगर आप उचित रिटर्निंग दे पाते हैं, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाता है, तो ये समझिए कि आपके माँ बाप का ऐसे ही 5 साल 10 साल आयु ऐसे बढ़ जाएगा आपका, और कितना खुशी माँ बाप के चेहरे पर होगा। और जब उसकी अनुभूति आप खुद करेंगे तो आपको कितना अंदर से आत्मिक खुशी महसूस होगा, ये आप खुद जज कर सकते हैं। इसलिए हम तो सारे बच्चों को जो एग्ज़ाम लगातार दे रहे हैं और सफलता जिनको नहीं भी मिल पा रही है किसी न किसी कारण से, अगर वो असफल रहे हैं, तो उनके लिए खास करके हम कहना चाहेंगे कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पे अड़ा वही वीर लहराता है। हार गया जो हिम्मत साथी, जीती बाजी हार गया, साहस करके कूद गया जो वह सागर के पार गया है। इसलिए छोटी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं है और उसी असफलताओं से नया कुछ सीखने का प्रयास करना है कि हमारा किस वजह से कम मार्क्स आ गया जिसके कारण हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उस छोटी छोटी असफलताओं के कारण को चिन्हित करना है और उस पर काम करके खुद को सफल बनाना है। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। सारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार, और कोशिश करना है कि जो भी बातें हम बोले हैं थोड़ा उसको आत्मसात करना है और अपने जीवन में उसको जीवन में अमल में लाना है। चलिए, धन्यवाद। सो गाइज, जितना मेरा क्वेश्चन था मैं सर से कर लिया। आई होप ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। मैं आपको फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि जितना अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे पाऊँ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सबके पास शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।